देखो जी, हम लोग 3 दिन से तो नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। अब ऐसा जल्दी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या हम लोग का है, ठीक है, इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, याद आ रहा है ना। इकोसिस्टम पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग कुछ बेसिक जान गए थे कि धरती का जो है ना पूरा नेचर जो है सर, तो नेचर को पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम उसका एक छोटा सा पार्ट्स पढ़ते हैं सर, ठीक है। उस छोटे से पार्ट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इकोसिस्टम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ है ना फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिल के रहता है सर, इसी को हम लोग इकोसिस्टम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये था कि धरती ही पूरा एक इकोसिस्टम है जी, पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम। ये भी मेडिकल में तुम लोग से पूछ सकता है कि पूरा इंटायर अर्थ को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और इकोसिस्टम जो है ना सर, आपको है ना 2 प्रकार का होता है जी, ठीक है। एक होता है ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये हैबिटेट के आधार पे 2 तरह का इकोसिस्टम देखने को मिलता है जी, ठीक है। तो दोनों तरह का इकोसिस्टम जो हम लोग देखते हैं ना सर, ठीक है, एक होता है आपको है ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक होता है सर आपको हैबिटेट के आधार पे इकोसिस्टम जी, ठीक है। सबको हम बताए थे, तुमको एक नया वर्ड बताए थे, एक इस्चुरी वर्ड बताए थे। व्हाट इज इस्चुरी? इस्चुरी का तो जहाँ नदी और समुद्र मिलता है ना, उस जगह को इस्चुरी कहते हैं जी, ठीक है। पर एक्चुअली में डिफिनेशन ये नहीं था सर, डिफिनेशन ये था कि जब कोई आपको नदी समुद्र में मिले लेकिन कोई डिपॉजिट ना करे, कुछ भी नहीं लावे इसमें, मतलब कोई कचरा नहीं लावे, तो ऐसे नदी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस्चुरी कहते हैं। तुम और ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो तुमको ये पता चलेगा सर, जो इस्चुरी जो नदी होती है ना सर, एकदम साफ पानी लाती है। साफ पानी मतलब मीठा पानी, है ना जी। कुछ जा रहा है बात समझ। जब गुजरात में एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, है ना जी। नर्मदा नदी जो देखोगे ना, मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए समुद्र में मिलती है जी, ठीक है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी का पानी बहुत साफ होता है जी, इतना साफ होता है कि आप उसको और आप ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, हल्का फल्का बैक्टीरिया तो होता ही है, पर उसमें बालू नहीं होता है, या है ना सिलिट नहीं होता है जी, ठीक है। तो बालू या उसमें आपको कोई कचरा वगैरह नहीं दिखाई देता है, तो इस्चुरी कहते हैं जी। दिमाग लगाना जी इस्चुरी पे। और हार्ड मेडिकल का क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस्चुरी वर्ड पूछ सकता है तुमसे। तो इस्चुरी के बारे में हम तुमको पढ़ाए थे कि बायोलॉजी में 2 वर्ड आया था, एक इस्चुरी आया था और एक क्या आया था, डेल्टा वर्ड आया था जी, ठीक है। जब आप इस्चुरी और डेल्टा को लेकर के पढ़ती हो ना बात, तो हम उस दिन समझाए थे तुम लोग को इस्चुरी किसे कहते हैं, है ना। जब भारत का वेस्टर्न कोस्ट के तरफ जब कोई नदी गिरता है सर, तो इस्चुरी बनाता है। अब भारत के जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, पूर्वी दिशा की तरफ कोई नदी समुद्र में मिलती है तो उसको हम लोग डेल्टा बोलते थे। और डेल्टा और इस्चुरी में जमीन आसमान का अंतर है। इस्चुरी का मतलब व्हेन रिवर मीट टू ओशियन विदाउट डिपोजिशन, कोई नदी जो है समुद्र से मिलती हो सर, पर कुछ भी अपने साथ नहीं लाती हो, ठीक है, मिट्टी पत्थर सब नहीं लाती हो, तो ऐसे जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस्चुरी कहते हैं। लेकिन वही जगह डेल्टा की बात करती हूँ, जब नदी कोई समुद्र से मिले और मिलने के साथ अपने साथ बहुत सारा बालू पत्थर मिट्टी सब ला के लाता हो, तो ऐसे को हम लोग डेल्टा के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। डेल्टा और इस्चुरी का मतलब समझ में आया ना, है ना। उसके बाद हम तुमको बताए थे इकोसिस्टम को फॉर्मेशन के आधार पे 2 तरह का होता है, एक कुदरती इकोसिस्टम, एक मैन मेड इकोसिस्टम। इंसानों के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा, क्रॉप फील्ड आएगा, एक्वेरियम आएगा, स्विमिंग पूल सब आएगा, जो इंसान के द्वारा बनाया गया होता है जी, ठीक है। हाँ, ये मत कह देना कि सर इंसान बगीचा लगा देता वो भी हो गया, नहीं जी, वो तो नेचुरल ही कहलाएगा ना। एक्वेरियम क्रॉप फील्ड समझ में आया ना जी, इसमें है ना कि इंसान अपने पर्पज से यूज करता है, ठीक है। हाँ, बगीचा को भी थोड़ा बहुत मान लोगी, ठीक है, पर हाँ जंगल को नहीं मानोगी। जंगल जो होता है ना वो कुदरती होता है ना। उसके बाद हम तुमको बताए थे कि अगर आप कोई इकोसिस्टम को चलते फिरते देखना चाहते हो कि सर कोई इकोसिस्टम चल सके, तो उसमें एनर्जी आते रहना चाहिए, एनर्जी का इस्तेमाल होते रहना चाहिए। और जब कोई ख़त्म हो जाए, जब उसमें कोई मर जाए सर, तो उसको भी गला फैला के हटाते रहना चाहिए। जैसे तुम खुद भी समझ सकते हो, बच्चा को भी समझा सकती हो कि जैसे एक परिवार है, एक घर है, तभी चलेगा जब उस घर में पैसा आएगा। तो अब पैसा का इस्तेमाल भी होगा सर, पैसा का इस्तेमाल किस में, अनाज उनाज खरीदने में होगा और सब कुछ यूज होगा सर। और उसी जगह घर में कचरा भी तो बनेगा, मतलब डस्ट सब भी तो बनेगा, जिसको साफ करते रहना चाहिए ताकि अगले दिन भी सर जब एक अनाज वगैरह आवे तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इकोसिस्टम को एक डिफिनेशन हम दिए थे तुमको, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये मेडिकल का लाइन हो सकता है, मेडिकल में ऐसे दे देगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड व्हाट, तुम जवाब देगी है ना इकोसिस्टम। तो हम तो कहते हैं उससे हार्ड क्वेश्चन ये होगा कि पूछ देगा इन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट व्हाट, है ना। इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर किसको बताता है, ठीक है। तुम जवाब देना स्ट्रक्चर मीन्स प्रोड्यूसर, है ना जी, कंज्यूमर और
डिकम्पोजर। तुम चाहते हो इकोसिस्टम बना ले, जैसे तुम किसी इलाका में गई और तुम चाहते हो कि इकोसिस्टम बन जाए, तो उस इलाका में प्रोड्यूसर का होना जरूरी है, कंज्यूमर का होना जरूरी है और डिकम्पोजर का भी होना जरूरी है जी। व्हाट इज प्रोड्यूसर? तो प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है सर, हम जानते हैं नेचर में कौन खाना बना सकता है? पेड़ पौधा, है ना। और खाना खाता कौन है सर? कंज्यूमर। जानवर सर, गाय भैंस हिरन वगैरह सांप सब, ये सब जो होता है वो सब खाना खाता है सर, है ना। एक दिन तो सर कंज्यूमर भी मरेगा, एक ना एक दिन प्रोड्यूसर भी मरेगा। जब ये दोनों मर जाएगा सर, तो इस दोनों को साफ करने के लिए भी कोई चाहिए, तो उसके लिए कौन आएगा? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में क्या आ सकता है? गिद्ध वगैरह आ सकता है, बैक्टीरिया फंगस सब आ सकता है, ठीक है। ये बात तुम लोग को हम बताए थे। अब हम लोग एक बात जानते हैं, इकोसिस्टम में हम लोग है ना थोड़ा सा प्रोड्यूसर हुआ सर, एक बात पहले हम देखें, है ना। एक होता है सर आपको कंज्यूमर, है ना, और एक होता है सर आपको डिकम्पोजर। लेकिन तुमको हम एक बात बता दें, इकोसिस्टम ये तीनों से थोड़े चलेगा जी। इसके साथ साथ तुमको तो एबायोटिक चीज़ भी तो चाहिए, पानी भी तो चाहिए सर, पत्थर भी तो चाहिए, हवा भी तो चाहिए। मतलब तुम कहोगे सर इकोसिस्टम ये तीनों से हो गया, ये संभव थोड़े है। तुम खुद बताओ ना, तालाब बनाई हो तो तालाब क्या है? एक तरह से मरा हुआ चीज़ है ना सर, मतलब उसका जो पानी है वो तो एक मरा हुआ चीज़ के तौर पर हम लोग उसको मानते हैं। मतलब इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर में प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो चाहिए ही चाहिए, एंड फिजिकल इन्वायरमेंट भी चाहिए सर। फिजिकल इन्वायरमेंट करने का मतलब ये होता है सर आपको आसपास की चीज़ें, मतलब मरा हुआ चीज़ें सब, ठीक है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा सर? वही तालाब, हवा, पानी, एयर, वाटर, सॉइल, यही सब ना आएगा जी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एक इकोसिस्टम में तीन चीज़ के अलावा फिजिकल इन्वायरमेंट भी चाहिए सर। और इस फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ ये तीनों इंटरेक्ट भी करते रहना चाहिए, है ना। मतलब प्रोड्यूसर भी फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई तालाब में कोई पेड़ पौधा है तो उसको हवा में थोड़े लगाएंगे, उसको तालाब के अंदर नहीं लगाएंगे जी। मतलब उसको पानी के साथ जुड़ के रहना होगा। कंज्यूमर को भी पानी, जैसे मछली है तो मछली हवा में थोड़े रहेगा, वो भी तो पानी में ही रहेगा ना, तो उसको भी पानी के साथ इंटरेक्ट होते रहना चाहिए, तब इकोसिस्टम कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास अगर हाईलाइटर है तो हाईलाइटर इस्तेमाल करो। हम ये लाइन पढ़ा दिए तुमको जी, ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़िए, है ना। इस पैराग्राफ को जब देखिएगा तो इस पैराग्राफ में ना क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, पर फिंगर टिप्स बनाओगी ना तो उसमें इससे क्वेश्चन पूछे हुआ है, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन सब तुम सोचोगी कि भारी भारी क्वेश्चन सब कहाँ से आता है सर, तो यही पैराग्राफ सबसे, है ना, भारी भारी क्वेश्चन आपको आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन चैप्टर 13, मतलब इससे जस्ट पहले ला चैप्टर, है ना। तुम बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पढ़ लियो, नहीं पढ़ी तो अभी हम पढ़ा दिए ना जी। एबायोटिक का मतलब क्या होता है? मरा हुआ चीज़। अब बायोटिक का मतलब क्या होता है? जिंदा चीज़। व्हेन यू स्टडी, है ना, इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, जब तुम जिंदा और मरा चीज़ की बात करती हो तो तुम्हारे आसपास यही चीज़ होता है ना जी। आसपास के अलावा ये सब तो बकवास बात है। अब ये लाइन पे आइए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हाईलाइटर चलाइएगा, है ना। एट दिस कंपोनेंट इन मोर इंट्रीगेट मैनर सी द हाउ द फ्लो प्लेस, है ना जी, टेक प्लेस, है ना, इन दिस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सॉरी, इस पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है जी ये बात, ठीक है जी। जो हम बताना चाह रहे हैं ना वो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यही पे हाईलाइटर चलाना आप, ठीक है। दिख रहा है ना फोटोग्राफ। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैरेक्टराइज द ईच इकोसिस्टम, है ना जी, ईच टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। हाईलाइट करिए ना। तो ये लाइन क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि जहाँ पे जिंदा और मरे चीज इंटरेक्ट करते हैं तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस फिजिकल स्ट्रक्चर में, है ना, हर एक इकोसिस्टम का खासियत होता है। अभी हम तुमको थोड़ा देर पहले ही बोले थे कि बिना सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और सिर्फ डिकम्पोजर से ही नहीं इकोसिस्टम चलेगा। इकोसिस्टम में जिंदा भी चीज़ चाहिए और मरे चीज़ भी चाहिए जी, ठीक है। अब यहाँ से बात कर रहा है क्या कि अगर कोई इकोसिस्टम को पहचानने जाओगी तो उसमें तुमको क्या मिलेगा? प्लांट मिलेगा, एनिमल मिलेगा, यही सब ना होगा जी, जो इकोसिस्टम का एक कंपोजिशन के तौर पे आएगा, है ना जी। अगर कोई इकोसिस्टम को चलाना चाहते हैं, है ना, इसको, है ना, आवाज आ रहा ना जी, है ना। तो एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए, है ना, उसमें आपको क्या चाहिए, है ना, इनॉर्मस प्लांट, एनिमल वगैरह सब चाहिए होता है जी। ये बात तुम ध्यान रखना। देखो अब आ जाओ एक नया टॉपिक पे, है ना। टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्राटिफिकेशन। ये वर्ड पे ध्यान दे रही हो? स्ट्राटिफिकेशन, है ना, एक मिनट। स्ट्राटिफिकेशन एक वर्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। स्ट्राटिफिकेशन, है ना, इस पे हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं जी, ठीक है। तो स्ट्राटिफिकेशन दो जगह इस्तेमाल हो, बायोलॉजी में दो जगह इसका मतलब है जी, ठीक है। एक जगह तुमको अभी हम पढ़ा रहे हैं, एक जगह और कहीं पे स्ट्राटिफिकेशन का कोई मतलब आता है जी। सेम स्पेलिंग होगा पर डिफिनेशन अलग हो जाएगा जी, ठीक है।
अभी हम जो पढ़ा ना स्ट्रैटिफिकेशन इकोसिस्टम टॉपिक को लेकर के पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। इकोसिस्टम में स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है उसको देखने जा रहे हैं जी, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम किसी जंगल में गई, ठीक है। हम तुमको बोले जाओ जाके प्रोड्यूसर देख के आओ, ठीक है। कितना प्रोड्यूसर है उस सबका लिस्ट बना के हमको देना। तो तुम किसी जंगल में गई तो तुमको बहुत सारा प्रोड्यूसर मिलेगा, है ना जी। प्रोड्यूसर बहुत सारा मिलेगा मतलब क्या, पेड़ पौधा बहुत तरह का मिलेगा। एक बहुत बड़ा पेड़ मिला सर हमको, फिर उससे मझोला साइज का पेड़ मिला, उस छोटा साइज का भी पेड़ मिला, एक बहुत छोटा छोटा साइज भी पेड़ मिला। हो सकता है ना जी पॉसिबल। एक जंगल में गई तो एक विशाल बरगद का पेड़ मिला, फिर उसके बाद तुमको दिखाई दिया एक छोटा सा हमको गुलाब का पेड़ दिखाई दिया सर। फिर और गई तो तुम देखिए एक छोटा सा आपको नहीं कि घास उस सब दिखाई दिया सर। और आगे गई तो तुमको और छोटा छोटा पौधा दिखाई दिया। इसका मतलब तुम क्या गौर की कि जब प्रोड्यूसर को देखने गए सर तो प्रोड्यूसर है ना छोटा बड़ा भी मिलता है जी, ठीक है। मतलब कुछ प्रोड्यूसर बहुत बड़े थे, कुछ प्रोड्यूसर उससे छोटे थे सर, कुछ प्रोड्यूसर उससे भी छोटा था और उससे भी छोटा था जी। क्या ये बात लाइन ध्यान है, 2015 नीट का क्वेश्चन था। हालांकि तो ऑब्जेक्ट वो तो थ्योरी पूछा था, मतलब डेफिनेशन पूछा था, पर तुम इसको आगे पीछे भी समझ लो। व्हेन यू ऑब्जर्व एनी इकोसिस्टम यू सी सम स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड, है ना, कंज्यूमर, ठीक है। व्हेन यू सी प्रोड्यूसर, ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट रेंज, है ना। जब वो लोग को देखते हैं सर तो वो अलग अलग रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बड़ा छोटा। ऐसे तुम ठेठ भाषा में बोलोगे तो यही नहीं बोलोगी कि सर एक बड़ा प्रोड्यूसर, एक छोटा प्रोड्यूसर, उससे छोटा प्रोड्यूसर मिला हमको। तो जब जब तुम किसी भी चीज को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करती हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। याद हुआ, फिर से बोलते हैं। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके हाइट के आधार पे आप उसको छांटते हैं, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर छांटते हैं या छोटा से बड़ा की ओर छांटते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से लाते हैं। समझा आया जी व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। एनसीईआरटी का ही डिफरेंस तुमको रटाएंगे, है ना। वर्टिकल, है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, है ना जी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, है ना। डिफरेंट स्पेसीज का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका हिंदी सर क्या हुआ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का? इसका हिंदी होता है बड़ा से छोटा की ओर या छोटा से बड़ा की ओर सजाना, ठीक है। इज कॉल्ड, है ना, फिर से बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए, है ना, आपको इन ए गिवन एरिया, है ना, इज कॉल्ड, है ना, व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इस घटना को क्या नाम देते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। तो नीट 2015 में क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक थ्योरी लिख दिया था, अब पूछा था इसको क्या कहते हैं, तो तुम जवाब नहीं देते होगे स्ट्रैटिफिकेशन। समझ में आया, है ना। तो आपको इसका फिर हिंदी मतलब तुमको समझा दिया या एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं। जैसे ट्री होता है सर, ट्री माने बहुत बड़ा बड़ा पेड़, आम का पेड़ या अमली का पेड़ या तार का पेड़। शर्ब माने होता है सर छोटा हाइट का पेड़, 5-6 फीट का पेड़। जैसे तुम गुलाब का पेड़ लगाओ, है ना जी, या, है ना जी, छोटा छोटा पेड़ सब जो लगाते हैं, है ना, उसको शर्ब कहते हैं जी, ठीक है। और शर्ब के बाद आता है हर्ब। हर्ब माने होता है सर घास उस सब हुआ, ये सबको हर्ब कहते हैं। या, है ना, एक घुटने के हाइट का या 1 फीट का पौधा सब होता है। जैसे 1 फीट का पौधा सब क्या होगा, बहुत सारा छोटा छोटा, जैसे गेंदा उंदा का पेड़ लगाती हो, ये सब 1 फीट का पौधा सब होता है हर्ब। और सबसे छोटा होता है उसको क्या कहेंगे, ग्रास, है ना जी। जैसे घास फांस सब जो देखते हो जो जमीन से सटा रहता है, तो देखो बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस घटना को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। वही बात तुम जंगली जानवर को लेकर देखी तो तुम देखी क्या कि सर शाकाहारी जानवर में सबसे बड़ा एलिफेंट होता है या जिराफ होता है। और जिराफ के बाद क्या देखते हैं, एलिफेंट, है ना। एलिफेंट के बाद क्या हो सकता है सर, मान लीजिए था देख लिया हॉर्स, हॉर्स के बाद मान लेते हैं सर डियर, हिरन, हिरन के बाद मान लेते हैं सर आपको गॉट। तो देखो बड़ा से छोटा की ओर आ रहा है ना जी। तो जब बड़ा से छोटा की ओर जाती हो ना या छोटा से बड़ा की ओर जाती हो ना, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से बुलाते हैं। सर आप क्यों पढ़ाएं ये, ठीक है। तो हम तुमको बता देना चाहते थे कि जब तुम प्रोड्यूसर को ढूंढने जाओगी ना तो तुमको एक जैसा नहीं मिल सकता है, बड़ा छोटा किसी भी हाइट में मिल सकता है। और इस तरह से जब तुम किसी को छांटती हो, इट्स कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। वर्ड आया है, वर्ड का मतलब समझ में आते हैं। अब चलो इसको आउट ऑफ सिलेबस करो। इसको आउट ऑफ सिलेबस जाओगी ना तो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुमको याद रखना होगा जब कोई सीड जर्मिनेट करता है सर, है ना जी, तो उसके लिए सर टेम्परेचर एक फैक्टर होता है जी, ठीक है। सीड जर्मिनेट व्हेन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर्म्ड, है ना, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, है ना जी, आपको रिक्वायर किसी भी सीड को, है ना, अंकुरित होने के लिए, है ना जी, एक खास तरह का आपको टेम्परेचर चाहिए होता है जी, ठीक है। दैट, है ना, आपको नहीं कि कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। समझ में आया, स्ट्रैटिफिकेशन सेम स्पेलिंग,
है ना जी, डिफिनेशन अलग अलग। अब तुमसे एग्जामिनेशन हॉल में ये भी पूछ सकता है कि जब कोई सीड जर्मिनेट होता है तो एक खास टेम्परेचर रेंज चाहिए, है ना जी। ऐसा नहीं होगा कि ठंडिये में पेड़ कोई सीड जर्मिनेट करे, गर्मी भी चाहिए किसी को तो किसी को कुछ टेम्परेचर चाहिए ना सर। तो इस टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट की घटना को स्ट्राटिफिकेशन के नाम से बुलाते हैं। देखो तो स्ट्राटिफिकेशन सेम स्पेलिंग बट, है ना, आप देख रही हो, है ना, डिफिनेशन अलग अलग है, अलग अलग सेंस में। तो तुम ध्यान देना, नीट जानबूझ के ऐसा गंदा क्वेश्चन भी पूछता है, ये लिख देगा ऑप्शन दे देगा स्ट्राटिफिकेशन, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर हम एनसीईआरटी बुक में कहीं स्ट्राटिफिकेशन पढ़े ही नहीं, है ना जी। तो तुम टिक नहीं मार पाओगे, कुछ और टिक मार के आ सकती थी, लेकिन आज हम बता दिए तो तुम कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो ये बात हुआ। अब जा रहा जी समझ में? हेलो, हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग, ठीक है। है ना, तो ये बात तुमको हम जब एक दिन पहला दिन क्लास लिए थे इकोसिस्टम का तो बताए थे। अब हम लोग का नया मुद्दा है, इकोसिस्टम को फंक्शनल क्यों कहते हैं सर आप? इकोसिस्टम में फंक्शनल का क्या मतलब हुआ? तो हम तुमको समझाए थे कि अगर तुम चाहती हो कोई इकोसिस्टम चल सके, ठीक है जी, तो उसके लिए 4 चीज़ का होना जरूरी है। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन, ठीक है। तो हम पढ़ाए थे तुमको कि प्रोडक्टिविटी होते रहना चाहिए, है ना, प्रोडक्टिविटी होते रहना चाहिए, है ना। प्रोडक्टिविटी में तुम ठेठ भाषा में समझ रही होगी कि सर खाना बनाने की बात कुछ कर रहे हैं आप, है ना। उसमें सर डिकम्पोजिशन होते रहना चाहिए, डिकम्पोजिशन, है ना। तुमसे कोई पूछ देगा इकोसिस्टम का 4 फंक्शन बताइए, तो 4 फंक्शन तुम यही सब बोलोगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, है ना, डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजिशन, है ना। और इसके बाद आप क्या बताइएगा, है ना, डिकम्पोजिशन के बाद आप बताइएगा, है ना, एनर्जी फ्लो, है ना। इसे हम समझाएंगे तुमको एनर्जी फ्लो, पर अभी तुम ये जानो कि सर इकोसिस्टम चलाने के लिए 4 चीज़ का होना जरूरी है सर, ठीक है। और एक है न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल। अब मुद्दा ये उठता है सर कि ये चारों चीज़ को थोड़ा सा डेमो दे के समझाइए ना, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप हम, ठीक है। तो हम तुमको ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे तुम एक नेचर को जब देखती हो, कुदरत को जब देखते हैं सर, ठीक है, तो कुदरत को चलाने के लिए 4 चीज़ का होना जरूरी है सर, है ना। उसमें खाना बनते रहना चाहिए सर, ठीक है। उसमें एनर्जी का फ्लो होते रहना चाहिए सर, है ना। और डिकम्पोजिशन होते रहना चाहिए और न्यूट्रिएंट साइकिल होना चाहिए। अभी है क्या सर प्रोडक्टिविटी? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, है ना जी, सही है, फोटोसिंथेसिस। अब तुमको कोई पूछ देगा कि भाई प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, अरे खाना बनाना, पेड़ पौधा जो ग्लूकोज बनाता है उसी को फोटोसिंथेसिस के नाम से बुलाते हैं। कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन तुमको कब कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा? तब बढ़ जाएगा जैसे मान लीजिए तुम कहोगे सर तुम्हारी तरफ से क्वेश्चन ऐसा, चलिए सर ठीक है आपकी बात माने, तो आप कहना चाह रहे हो कि प्लांट हुआ, प्लांट में पत्ता सब बना, पत्ता में खाना बना, तो इसको प्रोडक्टिविटी, सही है ना। लेकिन खाना इसमें जो बना है तो फिर इसको कोई बकरी आके खाएगी, कोई गॉट आके खाएगा सर, तो सर इसका खाना कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर, है ना जी। इमेजिन कीजिए आप कि पेड़ पौधा जो खाना बनाया उसको तो आगे जाकर के कोई शाकाहारी जानवर खा लिया ना, अब इसके अंदर भी तो खाना होता है, क्योंकि इसको कौन खाएगा आके जाके? लाइन, है ना। अगर शेर इसको आके खाएगा तो इसके अंदर, इसका मतलब इसके पास भी कुछ खाना है ना जी। मतलब पेड़ पौधा में जो फूड था उस फूड को, है ना जी, गॉट ले लिया तो गॉट में भी तो खाना आ गया। अच्छा गॉट किसके लिए खाना होगा? लाइन के लिए। लाइन इसको आके एक दिन ना एक दिन खा लेगा। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी तो एनिमल में भी है और प्लांट में भी है सर, है ना जी। तुम एक बात और गौर कर रही हो कि प्लांट में जो खाना बना है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है सर, है ना जी। और सनलाइट को इस्तेमाल करने का क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे धरती पे सिर्फ पेड़ पौधा के पास ही है। तो पेड़ पौधा, है ना जी, मरे हुए चीज से, सनलाइट एक तरह का मरा हुआ चीज हुआ ना जी, उससे खाना लेता है सर, मतलब उससे एनर्जी लेकर के खाना बनाता है सर। मतलब एक तरह से तुम कहोगे तो अपने आप खाना बनाया, है ना जी। इमेजिन करो प्लांट, अगर इसको हम हटा दें तो प्लांट अपने आप खाना बना रहा है जी, है ना जी। तो जो अपना खाना खुद बनाता है उसको प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो हम कुछ बात समझाना चाह रहे हैं आपको, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये मत तुम आज के बाद समझ आना कि खाना पीना पेड़ पौधे में ही बनता है। पेड़ पौधा के साथ साथ एनिमल में भी बनता है सर, क्योंकि एनिमल भी किसी न किसी दूसरे एनिमल के द्वारा खा लिया जाता है जी। जैसे गॉड को देखोगी तो लायन इसको खा जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर में भी तो खाना था सर। लेकिन तुम एक बात ये भी गौर कर रही हो कि सर ये खाना अपने आप नहीं बनाया है, ये इसको खाना पेड़ पौधा को खाने से मिला है जी, ठीक है। मतलब ये निर्भर है
पेड़ पौधा पे खाना खाने के लिए, तो इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से लाएंगे। आगे हम डिटेल करेंगे अभी तुम्हारे लिए। अभी तुम समझ रही हो हमसे कि सर प्रोडक्टिविटी एक वर्ड आया जिसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग फूड, है ना। पर प्रोडक्टिविटी का मतलब हमेशा प्लांट ही नहीं होगा, एनिमल भी होगा। हाँ, ये बात हम मान लेते हैं सर कि एनिमल अपने नहीं बनाता, पेड़ पौधा से ही खाना लेकर के खाना बनाता है, तो इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, अब ये बात हो गया ना जी। प्रोडक्टिविटी टॉपिक के अंदर में हम तुमको यही समझाएंगे कि क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और क्या होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये टॉपिक समझ गई। अब आ जाओ एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो क्या होता है सर, ये नहीं समझ में आया। तो देखो, जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी का होना जरूरी है। एनर्जी का मतलब आपको, है ना, सन एच म्यू, है ना। तुम कुछ भी करते हो ना, तुम्हारे अंदर में एनर्जी का लॉस होता है उससे। ठीक है, जैसे भी हम पढ़ा रहे तो हमको एनर्जी का लॉस हो रहा है, तुम पढ़ रही हो तो तुमको एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो मुद्दा उठता है कि सर एनर्जी आता कहाँ से है जी। तो देखो, हमारी धरती पे, है ना, सूरज से ही एनर्जी आता है जी। ठीक है, सन से ही हम लोग को अर्थ पे एनर्जी मिलता है, क्योंकि अभी तुम खुद पढ़ी हो कि पेड़ पौधा सूरज की गर्मी को, मतलब सूरज के ही एनर्जी से अपना खाना बनाता है जी। ठीक है, तो सर सन जो पेड़ पौधा में जो एनर्जी आता है या पेड़ पौधा में जो खाना आता है, देखो तुम समझ जाएगी। सनलाइट का जो एनर्जी है, ठीक है, पॉइंट पे आते सीधे कि सनलाइट का जो एनर्जी है सर, उसको कौन पकड़ लिया, तो उसको पकड़ा सर पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा जो पकड़ा ना सर, तो वो अपने ही पास नहीं रखा, वो हम लोग को शेयर किया। हम जैसे पेड़ पौधा को खा जाते हैं या कोई एनिमल खाया, तो एनिमल के बॉडी में भी तो एनर्जी आया। यहाँ से एनर्जी कहाँ जाता है, यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। तुम धूप में खड़ी हो जाओगे और तुमको एनर्जी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर? क्योंकि सर एनर्जी को पकड़ने का क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पास है, और उसको एनर्जी को प्लांट ग्लूकोज में बदल देता है। तुम उसी ग्लूकोज को खा करके अपने अंदर में एनर्जी लाती हो, है ना जी। तो इस घटना को देखिए, सनलाइट से एनर्जी कहाँ आया, प्लांट में, और प्लांट से कहाँ आया, एनिमल में, है ना। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, है ना, एनर्जी फ्लो के नाम से बुलाते हैं। तो आप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो जिस दिन पढ़ाएंगे ना, उसी दिन तुमको बताएंगे फूड चेन, है ना जी। तुम लोग जो 10th 9th में पढ़ी होगी फूड चेन, कि प्लांट होता है, प्लांट को कोई एनिमल खाया, एनिमल को फिर कोई और खाया, इस तरह से। तो एनर्जी फ्लो टॉपिक भी समझाएं आपको। और जब देखिए सर ये दोनों मर जाएगा, एक ना एक दिन तो प्लांट मरेगा ही मरेगा, है ना, और एक ना एक दिन तो एनिमल भी मरेगा सर, है ना। प्लांट मरने का मतलब क्या, प्रोड्यूसर का मर जाना, और एनिमल के मरने का क्या मतलब, ठीक है ना जी। एनिमल के मरने का मतलब क्या होगा सर आपको, है ना जी, कंज्यूमर का मरना, है ना जी, कंज्यूमर मर जाएगा। तुम सब जानती थी, तो कचरा हो गया एक तरह से ना। अब मान लो तुम्हारे तालाब में कोई पेड़ पौधा मर के पड़ा हुआ है, और एनिमल मछली मर के पड़ा हुआ है जी। अगर वो नहीं कोई उसको खाएगा आकर के सर, तो धीरे धीरे तो उसमें सब जमा होता चला जाए ना। इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में, रूम में, है ना, कोई डस्ट फेंकते जा रहा है या तुम कचरा फेंकते जा रही हो, अगर तुम उसको साफ नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारा रूम कचरा से भर जाएगा। तो यहाँ भी वही बात है कि एक तालाब में अगर कोई प्लांट मर जाता है सर, एनिमल मर जाता है जी, ठीक है, तो मुद्दा है कि इसको हटा देना जरूरी है सर। नहीं हटाएंगे तो नया पेड़ पौधा को जन्म लेने में या नया पेड़ पौधा को आने में दिक्कत होगा। तो सर इसके लिए सर डिकम्पोजर को बुलाते हैं। डिकम्पोजर माने बैक्टीरिया या फंगस को बुलाते हैं। और ये बैक्टीरिया फंगस क्या करता है, इसको खा पी के साफ कर देता है, कचरा साफ करने वाला। तो डिकम्पोजर क्या करेगा, कचरा को हटा देगा ताकि नया फिर से अपॉर्चुनिटी मिले, है ना जी। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिकम्पोजिशन। अब आया घूम फिर के लास्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल। ये क्या है सर, न्यूट्रिएंट साइकिल, है ना, इसको भी समझाइए। देखो तुमको हम समझा सकते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। अब मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, तो क्या पेड़ पौधा को सिर्फ सनलाइट दोगे और खाना बना लेगा, यानी कि ऐसा पॉसिबल ना है जी। सिर्फ सूरज की गर्मी से ही खाना थोड़े बन जाता है ना। उसके साथ साथ उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए, CO2 भी चाहिए, और नीचे से क्या चाहिए, पानी वगैरह भी तो चाहिए। तब ना वो दोनों को मिला करके ग्लूकोज में चेंज करेगा, C6H12O6 में चेंज करेगा जी, ठीक है। तो मुद्दा है कि सर, है ना, वो सारे एलिमेंट्स, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस सब को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, क्योंकि इसी सब से चीज़ से आगे जा करके ग्लूकोज बनेगा ना, या कोई भी कंपाउंड बनेगा ना। पॉइंट ये है कि प्लांट को ये सारे न्यूट्रिएंट्स किसी ना किसी तरीके से इसको चाहिए होगा सर। तो सर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया वो, है ना। वाटर और हाइड्रोजन चाहिए तो हाइड्रोजन के लिए क्या ले लिया, वो वाटर ले लिया, सो ऑन, है ना जी। तो ये सब न्यूट्रिएंट वो लेता है। मान लीजिए ये पेड़ है ना, जस्ट इमेजिन करो तुम, ठीक है, ये कोई पेड़ पौधा है सर, ठीक है। पेड़ पौधा जिंदा रहने के लिए क्या लिया, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब
जितना भी एटॉमिक चैप्टर सब में पढ़ी हो या पीरियोडिक टेबल में पढ़ी हो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबको न्यूट्रिएंट बोलते हैं सर। तुम ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट का मतलब कोई दूसरा चीज नहीं है सर, है ना। ऑल कार्बन कंपाउंड, ऑल हाइड्रोजन कंपाउंड, ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो प्लांट जिंदा रहने के लिए सर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी चाहिए, जैसे सनलाइट चाहिए था उसके साथ साथ ये भी चीज चाहिए। इससे वो क्या करता है सर, अपना देह हाथ बनाता है प्लांट, अपना ग्लूकोज वगैरह सब बनाता है प्लांट, है ना जी। और हमको भी तो चाहिए सर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। एनिमल को भी तो जिंदा रहने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन चाहिए। तुम जानते हो हम लोग का डीएनए सब इसी से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, इसी सब चीज़ों से हमारा बॉडी बना होता है सर। तो हम लोग को भी चाहिए, तो हम लोग को भी किससे मिलेगा, तो या तो किसी पेड़ पौधा को खा के मिलेगा या किसी दूसरे एनिमल को मार के खाएंगे तो हमको भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिलेगा, है ना। ऐसे थोड़ा होता है कि हवा में तुमको नाइट्रोजन मिल जाएगा, है ना जी। तुम किसी को मार के खाएंगे या किसी चीज़ को खाएंगे तो हमारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और तो हम किसी, हेलो, है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, इस सब से हमको नाइट्रोजन मिला है। लेकिन एक ना एक दिन तो हम लोग भी मरेंगे, ये बात तय है ना। एक ना एक दिन सर क्या होगा, प्लांट भी मरेगा या प्लांट का कोई हिस्सा मरेगा, है ना जी। मान लो ये कुछ मरा तो मरेंगे तो हम लोग के बॉडी में क्या रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तुम जान रहे हो ना सब बात कि हम लोग जो मर जाएंगे तो हम लोग के बॉडी में तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है सर। तो आप तो मर चुके हैं, मतलब क्या एबायोटिक हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ का कोई यूज नहीं। तब इस चीज़ को फिर से यूज में लाने के लिए डिकम्पोजर आता है। और डिकम्पोजर क्या करता है, हमारे शरीर को तोड़ ताड़ देता है सर, और गला फैला देता है, और गला फैला करके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग कर देता है जी, है ना जी। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फिर से नया पेड़ पौधा को मिलता है जी। बात समझी। देखो तो पहले कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ था, मिट्टी में था, सॉइल में था, सॉइल से कहाँ गया, प्लांट में, और प्लांट से कहाँ गया, एनिमल में, एनिमल मरा और प्लांट मरा तो एक दिन फिर मिट्टी में मिल गए। और मिट्टी में मिले तो सर क्या किया, डिकम्पोजर आया, वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में उसको फिर से चेंज कर दिया। जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारी लाश तो गायब हो जाएगा ना जी। कैसे गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सब जानवर सब खा करके या बैक्टीरिया से गला फैला के फिर से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में उसको चेंज कर देगा। ये फिर से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ चला जाए, फिर से नया पेड़ पौधा को मिलेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, देख रही हो साइकिल चल रहा है ना। इसी साइकिल को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम चलाते हैं। अगर तुम आज का क्लास समझ जाओगी ना तो पूरा चैप्टर पे राज करोगी जी, ठीक है। उसके बाद हमको सिर्फ सक्सेशन ही पढ़ाना रह जाएगा, है ना जी। यही सब चीज़ को पूरा चैप्टर डिटेल किया है। अभी जो 4 टॉपिक पढ़ाए हम आपको, इसी चारों टॉपिक को एनसीईआरटी डिटेल में करके आपको पढ़ाया है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। तो अभी तुम हमसे क्या पढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन का टेरर सर। ये कहोगे सर काहे इतना पढ़ा दी, तो बाद में पढ़ेबे करते तो आप अभी क्या भाई। देखो इतना पैराग्राफ में यही बात लिखा हुआ है जी, ठीक है। जब ये पैराग्राफ अभी हम पढ़ेंगे ना तो इस पैराग्राफ में इसी बात के बारे में डेमो दिया हुआ है। मतलब तुम्हारे मन में था कि सर हमको फंक्शनल यूनिट के बारे में थोड़ा बताइए, तो फंक्शनल यूनिट 4 गो होता है, ये बात तुमको बता दिए। अच्छा चारों के बारे में थोड़ा सा और बताइए ना कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे तुमको एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा है एनसीईआरटी बुक, है ना जी। यहाँ पे वही चीज़ को पढ़ेंगे। अब देखो जब हम तुमको पहला क्लास लिए थे तो हम बता दिए थे कि इस पैराग्राफ से भी मेडिकल 2014 में क्वेश्चन पूछा था, और अच्छा स्टूडेंट सब बना के नहीं आया था। क्वेश्चन यही पूछा था कि डिकम्पोजर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में, है ना जी। सड़ा गलाने वाले प्रक्रिया करने वाले ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, ठीक है, समुद्र में कहाँ मिलते हैं। तो उसका थ्योरी का आंसर यहाँ लिखा हुआ है जी, ठीक है। सब बात एनसीईआरटी से रहता है। जब तुम मेडिकल का क्वेश्चन बनाओगी ना तो 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही रहता है। ये गारंटी लेते हैं हम तुमसे, ठीक है। मतलब तुम कभी भी तुम आओ 2019 तक का, 2008 से लेकर 2019 तक का जो भी क्वेश्चन बैंक लेके आओगी मेडिकल का, एआईपीएमटी का, तो उसमें आपको या नीट का, तो उसमें सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रहता है। यही है कि पढ़ता कितना एनसीईआरटी तुम हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एनसीईआरटी को कितना एकदम गहराई से पढ़ोगी उतना क्वेश्चन बनेगा जी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो आप पढ़िएगा ना तो इस पैराग्राफ में तुम्हारे मन में जो सवाल उठेगा कि सर इस चारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देता है। एनसीईआरटी डिटेल किया है। पहले एनसीईआरटी बोला कि मान लेते हैं कि एक तालाब ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है उसको पहले सुन लो। आई जो हम जितना पढ़ाए ना वो सब इस पैराग्राफ को लेकर के बताया गया था जी, ठीक है। आई पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा जी। पहले लगता था कि सब पैराग्राफ को छोड़ दे सकते हैं, पर एक्चुअली में ये सब पैराग्राफ से भी मेडिकल का क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था जो अभी जो दिखाए थे आपको हम, ठीक है। उस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि एक तालाब ले लेते हैं, वो तालाब में है ना बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल तालाब है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब आत्मनिर्भर, है ना जी। तो अपने आप काम करने वाला, है ना जी, तालाब है ये, ठीक है। इस तालाब में सर क्या है कि, है ना, हल्का गहरा कीचड़ भी है। कीचड़ करने का मतलब क्या है ना, शैलो है जी ये तालाब, ठीक है। ये तालाब थोड़ा सा क्या है,
गहरा भी है ना, गहरा कहते हैं वो कम गहरा है, शैलो माने कीचड़ से भरा हुआ भी है ना। तो पहले तुमको ये बताया है इस तालाब में कौन चीज़ कहाँ पे मिलता है, प्रोड्यूसर कहाँ मिलता है। तो प्रोड्यूसर तुमको हम बताए थे, या तो पानी के सरफेस पे तैरता हुआ मिलेगा या आधा पानी में डूबा हुआ रहेगा। कभी कोई तालाब के आसपास तुम घूमने जाओ तो कुछ पेड़ पौधा तुमको तालाब के पानी के ऊपर मिलेगा, जैसे कुंभी वगैरह देखियो ना, तालाब के पानी के ऊपर रहता है। तो कुछ पौधा क्या होता है, आधा पानी में रहता है आधा बाहर निकला रहता है। ऐसा कोई तालाब के आसपास जाओगी ना, दिखाई देगा कि कुछ पौधा पानी के अंदर से निकला है बाहर तक आ गया है। आज तो कभी नाव से तुम सफर करोगी तालाब में तो तुमको कुछ पौधा ना पानी के अंदर ही डूबा हुआ मिलेगा, है ना जी। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के सरफेस पे तैरता रहता है ना जी, तो उसके लिए प्लांक्टन वर्ड यूज करते हैं। कोई पौधा, ऐसा पौधा जो पानी के सरफेस पे रहता है, उसके लिए हम लोग प्लांक्टन वर्ड यूज करते हैं, प्लांक्टन, है ना। कुछ पौधा जो है ना सर आपको आधा डूबा आधा आधा निकला रहता है जी, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना जी। तो सबमर्ज प्लांट इस्तेमाल करते हैं जी, सबमर्ज्ड, है ना जी, सबमर्ज्ड। हालांकि सबमर्ज का इस्तेमाल पानी में डूबा हुआ पौधा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है। और जो किनारे किनारे, जैसे कोई तालाब जाओगे ना, तालाब के किनारे किनारे भी बहुत सारा पेड़ पौधा लगा रहता है जी, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एज वर्ड, है ना, किनारे किनारे, ठीक है, बात सही है। अब तुमको आज के बाद कोई आदमी आपसे पूछ देगा कि एक तालाब में प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ मिलता है, तो तुम जवाब नहीं दे दोगी कि प्लांक्टन हो सकते हैं सर, सबमर्ज हो सकते हैं सर, है ना, फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। प्लांक्टन का मतलब वही फ्री फ्लोटिंग, अपने आप तैरने वाला, है ना जी, फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, और कुछ एज पे भी मिल सकता है। अब आ जाओ कंज्यूमर, उसी तालाब के अंदर में जब कंज्यूमर ढूंढने जाओगी, कंज्यूमर माने एनिमल सबको, तो कहाँ कहाँ मिलेगा जी, वो भी पानी के ऊपर तैरते हुए मिल सकते हैं। जैसे कीड़ा मकोड़ा सब देखोगे तालाब में तो पानी के सरफेस पे तैरता रहता है, उसको जू प्लांक्टन बोलते हैं, जू प्लांक्टन, है ना जी। मछली सबको देखोगी, मछली सब पानी के सरफेस पे भी आ सकता है, अब पानी के अंदर में गोता भी लगा सकता है। कभी कभी देखी होगी ना, मछली सब पानी के सरफेस के ऊपर में तैरता रहेगा, कभी कभी पानी के डीप में चला जाएगा। तो इसके लिए तुम क्या इस्तेमाल कर सकती हो, है ना जी, सरफेस ड्वेलर, सरफेस सरफेस, है ना जी, आपको स्विमर या ड्वेलर, है ना। और एक क्या होगा जी सर, डीप, है ना, डीप, है ना जी, आपको ड्वेलर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, बॉटम ड्वेलर भी कह सकते हैं। बॉटम ड्वेलर मतलब जो जानवर सब है तालाब के अंदर का, वो पानी के सरफेस पे भी मिल सकता है और पानी के, है ना जी, बॉटम में भी मिल जाएगा जी। अब आ जाओ डिकम्पोजर, क्या क्या हम तुमको पढ़ाए ना, इकोसिस्टम बनाना चाहते हो तो तुमको 3 चीज़ होना चाहिए ना जी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब तुमसे पूछेगा कि भाई किसी तालाब में डिकम्पोजर कहाँ मिलता है, तो तालाब के पेंदी में मिलेगा सर। ये बात हम तुमको उस दिन भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, और यही नीट का 2014 का क्वेश्चन था। तो डिकम्पोजर फाउंड एट, है ना जी, इन ओशियंस, जानबूझ के ओशियंस लिख दिया था, है ना जी, कि बच्चा भूल जाए कि कहाँ पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल देकर समझाया तालाब था, भाई तालाब समुद्र एक ही बात ना है। तो तालाब के अंदर में डिकम्पोजर कहाँ मिलेगा, एट बॉटम पे मिलेगा, बॉटम। अच्छा, डिकम्पोजर होता कौन कौन सब है, तो डिकम्पोजर तुमको बार बार बोल चुके हैं, फंगस होता है ना, फंजाई होता है ना जी, एनिमल, और क्या हो सकता है जी, प्रोटोजोन्स वगैरह हो सकता है, प्रोटोजोन्स समझते हो ना, अमीबा का भाई सब, और है ना फ्लैजिलेट्स वगैरह सब भी हो सकते हैं, ठीक है, रट लेना, ठीक है। अब तुम ये तो समझ गए कि कौन कहाँ पे मिलता है, अब तुमको यही समझना है कि भाई चारों चीज़ कैसे होता है जी, तो ये समझा हुआ है ना जी। तो तुम जानती हो ना कि ये प्रोड्यूसर है, कोई तालाब में प्रोड्यूसर क्या करेगा, सोलर एनर्जी को पकड़ेगा, है ना जी, और सोलर एनर्जी को पकड़ करके, है ना जी, उस तालाब के अंदर का जो मिट्टी वगैरह न्यूट्रिएंट, अभी हम तुमको बोले भी थे मिट्टी में क्या रहता है, न्यूट्रिएंट का मतलब समझ गई थी ना आप, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब ना। तो सोलर एनर्जी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को मिला के वो क्या बना लेगा, खाना माने क्या, एनर्जी, क्या फूड लिख देते हैं। अब इस फूड को कौन खाएगा जी, एनिमल, है ना जी, सही है। एनिमल क्यों खाता है सर, ताकि उसको भी एनर्जी मिल सके और उसको भी न्यूट्रिएंट मिल सके, है ना जी। जब ये न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, एक ना एक दिन प्रोड्यूसर भी मरेगा, एक ना एक दिन आपको एनिमल भी मरेगा जी। जब मरेगा तो सर कहाँ जमा होगा, पेंदी में जा करके, हम जानते हैं जब कोई चीज़ मर जाता है तो कहाँ चला जाता है, गहराई में जाके मर जाता है ना जी। तो डिकम्पोजर वहाँ बैठा हुआ है, और डिकम्पोजर क्या करेगा, उसको गला फैला के उसका सारा न्यूट्रिएंट कहाँ निकाल देगा, यहाँ पे देखो ना, उसके अंदर का जितना भी न्यूट्रिएंट था वो सब यहाँ ला देगा, और ये न्यूट्रिएंट को फिर कौन ले लेगा, प्लांट, चल होता रहेगा ना। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है, एक बार हमको रीडिंग कर देने दो, तुम भी एनसीईआरटी बगल में खोल लो, है ना, और इस पेज पैराग्राफ को पढ़ लेना, ठीक है, एक बार जरूर पढ़ना, क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे मेडिकल में, ठीक है। तो देखिएगा, टू अंडरस्टैंड द इथोज माने था मृदा, है ना जी, यहाँ से पढ़ते क्या, स्ट्रैटिफिकेशन से पढ़ देते हैं, है ना जी, यहीं से ना पढ़ना था। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज, है ना। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं सर,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज का जी, ठीक है। तो इस घटना को क्या नाम देते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ, इसको हाईलाइटर था, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। देखो तुम्हारे लिए हम भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। जब कोई स्पेसीज किसी खास लेवल पे होते हैं सर, किसी भी इलाका में, इज कॉल्ड स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए ना, बड़ा से छोटा, है ना जी। ये लाइन नहीं समझ पाई तो एग्जाम्पल देके एनसीईआरटी समझा रहा है तुमको। जैसे ट्री जो होता है सर, टॉप ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेटा, स्ट्राटिफिकेशन में सबसे टॉप पे कौन होगा, ट्री। उसके बाद क्या होगा सर, सर्ब। उसके बाद क्या होगा, हर्ब। हर्ब के बाद क्या होगा, ग्रास, जो सबसे बॉटम में होगा। छोटा सबसे कौन होगा जी, घास फूस, है ना जी। तो इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, स्ट्राटिफिकेशन बोलते हैं जी, ठीक है। अब स्ट्राटिफिकेशन वर्ड का इस्तेमाल प्लांट में भी कर सकती हो और एनिमल में भी कर सकती हो। और बार बार हम हिंदी में बोल ही रहे तुमको कि स्ट्राटिफिकेशन का मतलब बड़ा से छोटा की ओर सजाना, है ना। और ये नया टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंपोनेंट जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है जी, ठीक है। और ये फंक्शनल यूनिट क्या करता रहता है, प्रोडक्टिविटी करता रहता है, डिकम्पोजिशन करता रहता है, एनर्जी फ्लो करता रहता है और न्यूट्रिएंट साइकिल करता है। तुमको सर हमको इसका डेमो दिखाइए ना कैसे काम करता है, तो उसके लिए तुम्हारा एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल दे करके समझा रहा है जी, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द इथोज, इथोज माने मुद्दा होता है, ठीक है। कोई टॉपिक जैसे पढ़ते हो ना उसको कहते हैं मुद्दा, है ना। टू अंडरस्टैंड द इथोज ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर किसी तालाब के इकोसिस्टम के बारे में तुम पढ़ना चाहती हो तो एक एग्जाम्पल ले लो, स्मॉल पॉन्ड एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं सर, ठीक है, सही है। अब मान लेते हैं कि सर ये तालाब जो है ना, दिस इज ए फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल, ये तालाब में कोई बाहरी कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एनिमल या कोई बाहर का आदमी सब इस पर डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है जी, है ना जी। सिंपल एग्जाम्पल है ताकि तुम आराम से समझ जाओ। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब यहाँ पे जो भी बातें हो रही है ना वो प्राकृतिक हो रही है, तुम इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रही हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके चल रहा है, ए शैलो वाटर बॉडी, है ना। आपको नहीं कि एक शैलो का मतलब समझिए ना, कम गहरा तालाब है, ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, और इसमें सारी चीजें हो रही है जो तुमको ऊपर में बताया गया। वो चार मेंटेनॉइड 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर एग्जिस्ट, है ना। मतलब अभी जो हम तुमको नहीं पढ़ाए थे, प्रोडक्टिविटी भी हो रहा होगा इस तालाब में, इसी तालाब में डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा, इस तालाब में एनर्जी फ्लो भी हो रहा होगा, इस तालाब में न्यूट्रिएंट साइकिल। तुमको सर ठीक है, आप हमको यही बताइएगा ना, तो हमको ये भी तो बताइए कौन कहाँ पे है, प्रोड्यूसर कहाँ पे मिलता है तालाब में, कंज्यूमर कहाँ पे मिलता है, वही सब इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी। एन एक्वेटिक कंपोनेंट ऑफ वाटर, जब आप एक्वेटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, ऑल डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच सॉइल, मतलब हम जब तालाब की बात किए तो उस तालाब में पहले से, है ना, खाद पानी के तौर पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब मिला हुआ है। बॉटम ऑफ द पॉन्ड में सोलर इनपुट मिल रहा है, सोलर में सूरज की रोशनी मिल रहा है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, दिन रात भी ठीक ठाक है, सब कुछ सही है, जैसा एक तालाब को होना चाहिए वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। आ जाओ अब इस पे हाइलाइटर चलाना तुम, ठीक है। ये लाइन हाईलाइट कर दिए हम, लेकिन ये हाईलाइट नहीं होने लायक था। ये लाइन का हिंदी समझे ना, जो हम अभी हाईलाइट कर दिए। एक्वेटिक कंपोनेंट ऑफ वाटर जो है उसमें सब कुछ मिला हुआ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिट्टी वगैरह सब है। तालाब में सूरज की रोशनी भी पड़ रही, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, दिन रात भी ठीक ठाक हो रहा है, उसमें सारा क्लाइमेटिक कंडीशन सब ठीक ठाक है। अब ये लाइन पे स्टार दे करके तुम इसको हाईलाइट कर लेना। अभी हम बोले भी थे तुमको, ऑटोट्रॉप्स को जब ढूंढने जाएंगे तालाब में तो वो कहाँ मिलेगा जी, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, अलगी होंगे, फ्लोटिंग होंगे, सबमर्ज होंगे, मार्जिनल होंगे या एज पे होंगे जी, ठीक है। समझी कुछ। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या, पानी के सरफेस पे तैरने लायक होंगे, कुछ तैरते हुए मिलेंगे, कुछ आधा डूबे हुए। सबमर्ज माने आधा डूबे हुए आधा निकले हुए। मार्जिनल प्लांट किनारे किनारे भी हो सकते हैं, पेड़ पौधा सब तालाब के, सही है। अब कंज्यूमर को ढूंढने जाओगी तो वो जू प्लांक्टन होंगे। एनिमल जब कोई पानी के ऊपर तैरता है उसको जू प्लांक्टन बोलते हैं जी, ठीक है। फ्री स्विमिंग, पानी के ऊपर तैरते रहने वाला जानवर सब। और वाटर बॉटम ड्रिलिंग, बॉटम ड्रिलिंग समझी ना, पानी की गहराई में भी उतर सकता है, जैसे मछली वगैरह, मछली सबको तुम देखते हो पानी की गहराई में भी जा सकता है और पानी के सरफेस पे भी आ सकता है। अब यही लाइन मेडिकल में पूछा है, हम तो हाईलाइटर इस पे चलाएंगे जी, ठीक है। आप याद रखना ये लाइन को। डिकम्पोजर कहाँ मिलता है जी, ठीक है। तो डिकम्पोजर आपको, है ना, आपको फंजाई होता है, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट, ये लोग तुमको एबंडेंट होते हैं बॉटम ऑफ द पॉन्ड। यही मेडिकल का क्वेश्चन है, जाके तुम देखना 2014 में मेडिकल में पूछा था ये क्वेश्चन कि डिकम्पोजर कहाँ मिलते हैं, तो बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे मिलते हैं। चलिए सर, हम ये समझ गए कौन कहाँ मिलता है। अब हमको बताइए चारों कैसे काम करता है, सही है। अब तुम समझ चुकी होगी कि सर सिस्टम जो होता है ना, जिसमें इकोसिस्टम जो भी है ना, जिसको हम बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं, कन्वर्सन ऑफ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाता है ना जी। तुम जानती हो सनलाइट की मदद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज बनता है ना, वही बात यहाँ लिख रहा है कि कन्वर्सन ऑफ
इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है बाय द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन। ये सब कौन करेगा? ऑटोट्रॉप, सही है। अब इस ऑटोट्रॉप्स के खाना को कौन खा जाएगा? कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप बाय हिट्रोट्रॉप, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट समझ में आया ना कि सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक सामान को, इनऑर्गेनिक सामान जैसे पानी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इस सबको ऑर्गेनिक सामान में कौन बदला? ऑटोट्रॉप्स। इसको कौन खा गया? इसको खा गया सर हिट्रोट्रॉप्स। और डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन, जब ये दोनों मर जाएगा तो मर जाने के बाद इस दोनों को काम तमाम कर देगा डिकम्पोजर, और उसको फिर से ऑटोट्रॉप के लिए यूज के लिए ला देगा, क्योंकि हम सब जानते हैं सराने गलाने के बाद फिर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बन जाता है। इस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फिर से नया पौधा ले लेगा उसको। ये प्रक्रिया चलते रहेंगे, है ना। इससे तुमको समझ में आ गया कि कैसे इकोसिस्टम काम करता है सर। और एक बात तुम गौर की हो कि सूरज से आने वाला एनर्जी फिर सूरज को वापस नहीं जाता है, तो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी होता है सर हमेशा, है ना जी। ये लाइन पे हाईलाइट करना कि एनर्जी जो होता है ना, सूरज से आया पर सर आगे जाके खत्म हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? ये हायर ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी गया, अब बाद में हीट के फॉर्म में लॉस कर गया इन्वायरमेंट में। ये लाइन का हिंदी समझी कि जब कोई आपको एनर्जी बनता है सर, ये एनर्जी आगे की ओर बढ़ता जाता है ना, और आगे जाते जाते खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे सूरज से आने वाला हीट कहाँ गया? प्लांट में। प्लांट से एनर्जी कहाँ गया? एनिमल में। एनिमल से कहाँ गया? डिकम्पोजर में, बाद में मिट्टी में मिल गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि धरती सिर से सूरज को रोशनी भेज देता है, ऐसा कभी नहीं होता है जी, है ना जी। इस लाइन का हिंदी समझी ना। मतलब सर जब ये पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमको यही समझ में आया कि प्लांट से एनिमल, एनिमल से डिकम्पोजर, बाद में फिर प्लांट, फिर से सनलाइट थोड़े आया। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड हायर ट्रॉपिक लेवल एंड डिसॉल्व, डिसेपिएशन, डिसेपिएशन मतलब गायब हो जाना, है ना। डिसेपिएशन एंड लॉस हीट इन द एनवायरनमेंट, और गायब होता है किस फॉर्म में? अपने आसपास में हीट छोड़ करके गायब हो जाता है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा जी, ठीक है। और हम आपको शाम में है ना डीपीपी दे देंगे, है ना, इस टॉपिक का। प्रोडक्टिविटी कल परसों शुरू करेंगे जी, ठीक है। कल हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब कल से थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया करेंगे, ठीक है। समझ में आया? हेलो हेलो, तो इसको पढ़ना आज, ठीक है। हम आप क्वेश्चन दे देंगे इसका हम, ठीक है। मेरे पास डीपीपी है इसका, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो हाँ ठीक है, हम भेज देंगे, तो व्हाट्सएप पे डाल देंगे, ठीक है। अगर छूट गया हो या नहीं समझ में आया तो हम इसका यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे भी हम डाल देते हैं इसको, अपना यूट्यूब पे भी अगर जाके देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ गया तो नहीं देखोगी, और नहीं समझ में आया तो एक बार देखना चाहती हो तो यूट्यूब से देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके बाय, हो गया, मीटिंग इंट हो रहा है, बाय।